हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो प्राकृतिक वनस्पति का चैप्टर है घटना चक्र में। तो उसको हम आज कवर करेंगे। तो उष्ण सीधा पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वर्षा कितनी अधिकतम होती है। तो याद रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा होता है। तो बस दो फैक्ट याद रखना सदाबहार वन का, एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो वनस्पति पाई जाती है उसको याद रखना है। इसकी जो विशेषता है तो घने वन होते हैं, वृक्षों की बहुलता होती है, कठोर लकड़ी होती है। तो दलदली भूमि अतः विद्रोहन कठिन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ के जो सदाबहार वन है उनमें साइडर, होला, कैल आदि फेमस है, तो उनको आप याद रखना। इनके क्षेत्र भी पढ़ सकते हैं। तो सदाबहार वन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, हिमालय की तराई और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। तो इनको याद रख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले जो वन हैं या मानसूनी वन जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए जो वर्षा की मात्रा है 100 से 200 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है वर्षा की। तो याद रखना है 100 से 200। और इसमें जो प्रमुख वनस्पति हैं, वन है, उनको जरूर याद रखना पूछता है। तो साल, सागौन, शीशम, चंदन और आम, साखू, हैरड़, वहेड़ा, महुआ, आंवला, ये सारे पतझड़ वन की विशेषता है। जो मानसूनी वन है उनकी विशेषता है। तो याद रखना है साल, सागौन, शीशम, चंदन, ये ज़्यादा चार फेमस है, तो इनको याद रखना है। और इसके जो वन का विस्तार है वो हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इनको भी याद रख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, शुष्क मैदानी भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसके लिए वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की वनस्पति कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। तो स्टेट इतना नहीं पूछता है, जो वनस्पति फेमस होती है उनको पूछ लेता है। उस शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, तो इसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये याद रखना है, बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, केर, बेर, आंवला, रोएडा, तो ये सारी कांटेदार वनस्पति के उदाहरण हैं। तो बबूल और खजूर याद रखना, बबूल, खजूर, नागफनी, ये पूछा गया है। और ये भारत में वनों का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में इसका विस्तार है। तो इतना ही पढ़ेंगे, यही 2-4 क्वेश्चन मुश्किल से ही आता है। सिंचाई एवं नहरें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सिंचाई और नहरें जो तो पट्टी सीमा परियोजना है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो पूछता है पट्टी सीमा परियोजना किसके एकीकरण से जुड़ी है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के। घाट प्रवाह नहर परियोजना, तो याद रखना है घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, नीरा कृष्णा की सहायक है, तो इसको भी याद रखना। जवाई नहर परियोजना राजस्थान की है, लूनी की सहायक नदी है जवाई, और नीरा कृष्णा की सहायक नदी है। उकाई परियोजना याद रखनी है गुजरात, घाट प्रवाह कर्नाटका। देश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो नलकूप है। भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को कहते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तो केरल की है, याद रखना है मंगलम सिंचाई परियोजना केरल। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो गंडक से निकलती है सारण सिंचाई नहर। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर, जिसे राजस्थान नहर कहते हैं, जल प्राप्त करती है। तो सतलज, व्यास और रावी तीनों नदियों से जल प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर, या राजस्थान नहर भी इसे कहते हैं। पूछता है इंदिरा गांधी नहर के नाम से ही, तो याद रखना है सतलज, व्यास और रावी इन तीनों से जल प्राप्त करती है। सारण याद रखना है गंडक।
सारण सिंचाई परियोजना निकलती है गंडक से। मंगलम केरल। विश्व की सबसे पुरानी नहर है तो गंग नहर, जो कि सतलज नदी पर है, वो विश्व की सबसे पुरानी नहर है। 1927 में बनाई गई थी गंग नहर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, नरौरा बुलंदशहर में। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की है। पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का है, इसलिए निचली गंगा नहर नरौरा के तट पर है। हरियाली योजना, तो याद रखना जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली परियोजना। बकिंघम नहर स्थित है तो कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम नहर। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सबसे अधिक होता है भारत में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन से संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना, यमुना पूछे तो यमुना लगाना है, नहीं तो गंगा। तो चंबल नहर परियोजना सिंचाई परियोजना यमुना नदी बेसिन या गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक दो आ ही जाते हैं, तो याद रखना है। तो नदी घाटी परियोजना पहला देखते हैं। नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है। तो नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी है। तो जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं, ज़्यादातर भारत की पूर्व की ओर ही बहती हैं, तो पश्चिम की ओर ये बहती है, तो अरब सागर में मुहाना बनाती है, इसीलिए तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। 87% इस नदी का जल मध्य प्रदेश में है, 11.5 गुजरात में, 1.5 महाराष्ट्र में। तो बस इतना याद रखना, एमपी गुजरात महाराष्ट्र तीनों से होकर बहती है और एमपी में मुख्यतः बहती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है जो, और नर्मदा सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हैं, तो वो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, 4 राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और ये गुजरात में बांध बना है जो सरदार सरोवर परियोजना का, तो वो गुजरात में है। नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश, और दोनों नर्मदा नदी पर हैं। तो इनका मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है, तो याद रखना। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में बनाई गई है ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको याद रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना, तो याद रखना है भाखड़ा नागल बांध या गोविंद सागर बांध भी कहते हैं इसको, तो दोनों नाम याद रखना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सतलज नदी पर बनाई गई है। और लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और ये सतलज नदी पर बनाई गई है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। तो हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाई गई है, तो लाभान्वित होता है हिमाचल भी। तो भाखड़ा नागल बांध याद रखना, गोविंद सागर बांध जिसे भी कहते हैं। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन है? तो शिव समुद्रम है, याद रखना। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। कृष्णा सागर बांध, ये भी कावेरी नदी कर्नाटका में है, तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटका। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, 4 राज्यों के बीच है कावेरी नदी जल विवाद। कृष्णा सागर बांध याद रखना है कि ये कावेरी नदी पर है कर्नाटका में। कृष्णराज नाम है तो कृष्णा नहीं समझना है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है और झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से मिल जाती है। रिहंद परियोजना बहुत बार पूछी गई है, रिहंद नदी पर बनाई गई है सोनभद्र यूपी में, और रिहंद सोन की सहायक है, ये भी याद रखना। रिहंद बांध बनाया गया है रिहंद परियोजना पर ही। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील बनाई गई है रिहंद बांध पर, तो ये भी याद रखना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, और ये रिहंद बांध पर बनाई गई है। अन्य नहरें देखते हैं जो फेमस हैं थोड़ी।
तो पंजाब में जो सरहिंद नहर है, भाखड़ा नहर है, तो ये दोनों बस याद रखना सतलज नदी पर बनाई गई हैं। सरहिंद और भाखड़ा कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी पर। हरियाणा का गुड़गांव का वैसे ही समझ जाएंगे। और यमुना, तो ये यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश का याद रखना पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर है, ये यमुना नदी पर बनाई गई है। उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर, निचली गंगा नहर गंगा नदी पर ही बनाई गई है। और ये नरौरा बुलंदशहर में बनाई गई है। और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है, याद रखना। शारदा नहर शारदा नदी पर बनाई गई है। बेतवा नहर बेतवा नदी झांसी के समीप परीक्षा नामक स्थान से निकलती है। तो बेतवा नहर याद रखना झांसी में है और बेतवा नदी पर बनाई गई है। बिहार का छोड़ सकते हैं। गंडक बांध परियोजना याद रख सकते हैं। दो नहरें तिरहुत और सारण नहर, तो सारण नहर याद रखना बिहार से संबंधित है। इंदिरा नहर याद रखना सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है, हरिके बैराज पर। तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर है और हरिके बैराज पर। कहाँ है? राजस्थान में है। और सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। पेरियार परियोजना याद रखना पेरियार नदी तमिलनाडु में है। तो पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना बनाई गई है तमिलनाडु में। बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं तो रामगंगा परियोजना उत्तराखंड की है, रामगंगा नदी पर बनाई गई है। फरक्का पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। मयूराक्षी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल और झारखंड दामोदर नदी पर, हमने पहले देखा है। भाखड़ा नागल पंजाब हरियाणा राजस्थान सतलज नदी पर बनाई गई है। तो इनको फरक्का, रामगंगा, मयूराक्षी ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। काली परियोजना याद रखना कर्नाटका की है। तो काली परियोजना कर्नाटक काली नदी पर बनाई गई है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है और रिहंद नदी पर बनाई गई है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो माता टीला बांध याद रखना उत्तर प्रदेश ऑप्शन में रहता है, तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पर। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाई गई है। तुंगभद्रा परियोजना याद रखना आंध्र प्रदेश की और कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की परियोजना है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। बहुत बार पूछा गया है नागार्जुन सागर बांध या परियोजना, तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। रातले परियोजना जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर बनाई गई है। घाट प्रवाह, तो घाट प्रवाह याद रखना कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर। मलप्रभा कर्नाटक में मलप्रभा पर। तवा मध्य प्रदेश तवा नदी पर। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और चंबल नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड याद रखना उड़ीसा महानदी पर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और सतलज और ब्यास की नदियों के संगम पर बनाई गई है। पंचेत हिल पहुँचता है दामोदर नदी पर बनाई गई है। तिलैया बांध झारखंड बराकर नदी पर। टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर बनाई गई है। बाढ़ सागर परियोजना एमपी उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है, कंग सावती पर बनाई गई है, नहीं पूछता है इतना। मच्छकुंड याद रखना मच्छकुंड नदी पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है, एक बार पूछा गया है, ज़्यादा तो नहीं आया है। तुलबुल याद रखना जम्मू कश्मीर में और झेलम नदी पर बनाई गई है। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। तो इतना सारा याद रखना, और तो इतना नहीं पूछती है। ये कुछ विभिन्न क्रांतियाँ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, उनको देखते हैं। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली दिया रहता है या प्याज उत्पादन। तो इन दोनों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये खरीफ की फसल और रबी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अच्छे से इसको याद करेंगे। तो पहला है रबी की फसलें, तो इनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में।
और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो पूछता है रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर के बीच। कटाई कब हो जाती है? मार्च और अप्रैल में। प्रमुख फसलें याद रखना है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। ये सारी रबी की फसलें हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। सरसों, गेहूँ, चना और ये जौ बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। खरीफ फसल जो कब बुआई होती है? जून जुलाई में होती है। कटाई अक्टूबर नवंबर में। और इसमें प्रमुख जो फसलें हैं उनमें चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। तो मूंगफली याद रखना है, खरीफ की फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। जायद की फसलें कौन सी हैं? तो मार्च जून में ये उगाई जाती हैं, ग्रीष्मकालीन फसल होती है। और प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि। विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो जायद फसल में ही आती हैं। रबी की फसल का गेहूं का देखते हैं तो इसमें याद रखना है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 तक तापमान की ज़रूरत होती है। तो गेहूं का याद रखना 10 से 25 सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है गेहूं की खेती के लिए। तो याद रखना है 10 से 25 तक तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। एज इट इज याद रखना, ऑप्शन में दिए रहते हैं। ये गेहूं की प्रमुख फसलें हैं वो किस्में हैं तो उनको याद रख सकते हैं, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती। कंचन बहुत बार पूछा गया है तो गेहूं की प्रजाति है कंचन। धान की उत्पत्ति देखते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है धान की उत्पत्ति। और धान उष्णकटिबंधीय फसल है, याद रखना है उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक 25 सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो उसमें हमने देखा था 10 से 25 था गेहूं के लिए। धान के लिए 25 से अधिक तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए। नकदी फसल में बस ये दो याद रखना है। कपास तो 25 सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश। गन्ना के लिए 21 से 27 तापमान चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। गन्ना का याद रखना है उष्णकटिबंधीय फसल है गन्ना भी, और ये दोनों नकदी फसल हैं। स्थानांतरित खेती है उनसे संबंधित क्षेत्र हैं तो ये बहुत बार आए हैं, इनको याद रख सकते हो। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थानांतरित खेती है जो वाल्तरे। उत्तर पूर्वी भारत में झूम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाइया। झूमिंग सर्वाधिक क्षेत्र नागालैंड में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भी प्रचलित है, लेकिन नागालैंड में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी झूम कृषि की जाती है, तो उत्तर पूर्व के राज्यों में की जाती है। फसल का नाम, बीमारी का नाम याद रखना। तो गन्ना रेड डॉट, धान का खैरा रोग, अरहर का उकटा रोग, आलू का झुलसा रोग। प्रजाति देख लो तो सरसों की वरुणा सरसों की प्रजाति है। मटर की रचना है। अलसी की नीलम है। चना की राधे है। पशु और उनकी नस्ल तो गाय को देवनी, जो देवनी है वो गाय की नस्ल है। बकरी बरबरी, भैंस भदावरी, गाय गिर। तो ये नस्लों के नाम है, पशु के नाम है, तो इनको याद रखना। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और एक दो बार आप लोग पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल।